वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट की इंटरव्यू क्वेश्चन विथ आंसर जो कि 21 मई को हुआ था। आज भी बहुत सारे बच्चों का है इंटरव्यू, तो जिनका भी है अभी मुझे इसके क्वेश्चन अरेंज होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो 21 मई को जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए थे वो सभी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। प्लस फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो फर्स्ट है, आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले क्या होगा कि एक आपको स्मार्ट मीट का विंडो ओपन होगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो वेट करना है। जब इंटरव्यूअर आ जाएगा तो आपको नीचे एक बॉक्स होगा ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। उसके बाद से आपको साइड में राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स होगा जहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम ही अपलोड करना होगा। रिज्यूम अपलोड करने के बाद से वो आपसे बोलेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जो भी इंट्रोडक्शन देना, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आप वही चीज़ बताना जो उसके बारे में आप जानते हो और रिज्यूम में उन्हीं चीज़ों को लिखना जिसके बारे में आप बता सकते हो। क्योंकि टेक्निकल राउंड में आपसे क्वेश्चन अराइज 2 जगह से होता है। एक तो आप जो इंट्रोडक्शन देते हो, दूसरा आपके रिज्यूम। इन्हीं 2 जगह से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आप एक बार स्टार्ट करने से पहले अपने रिज्यूम को रीचेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी चीज़ें मेंशन की हैं वो चीज़ें आपको आती हैं कि नहीं आती। आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो आप उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में उन्हीं चीज़ों को बताना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। दूसरी चीज़, जब बहुत लोग क्या करते हैं कि जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो अपने कॉलेज के नेम बताते हैं, परसेंटेज बताते हैं, ब्रांच बताते हैं, लेकिन साथ में वो क्या बताने लगते हैं कि ये कौन से एरिया में है। वो पूरा लोकेशन बताने लगते हैं, तो ये गलत है। आपको लोकेशन नहीं बताना है। दूसरी चीज़ कि आपको वहाँ पर अपने पापा मम्मी का नाम नहीं बताना होता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके रिज्यूम में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इंट्रोडक्शन मतलब आपको अपने बारे में बताना है जिसमें आप अपना नाम ऐड कर सकते हो, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, कॉलेज कहाँ से की है, आपने स्कूलिंग में कितने परसेंटेज पाए हैं, कॉलेज में कितने परसेंटेज पाए हो, प्लस उसके बाद से स्कूलिंग टाइम पे आपने क्या-क्या चीज़ें सीखा है, क्या-क्या चीज़ें किया है। जो भी चीज़ें पार्टिसिपेट किया है, जिसकी नॉलेज है आपको, उसके बारे में आप वहाँ ऐड कर सकते हो। अगर आपका 1 ईयर गैप है तो उस 1 ईयर गैप में आपने क्या किया है, वो बता सकते हो। फिर इस समय लॉकडाउन भी चल ही रहे हैं, तो फर्स्ट लॉकडाउन में आपने क्या किया, ये सेकंड लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आप क्या कर रहे हो। प्लस आपको किस-किस चीज़ की नॉलेज है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है, तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को भी ऐड करोगे कि आपने ये चीज़ें प्रोजेक्ट बनाई है, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ ऐड करो। प्रोजेक्ट उन्हीं को रखना जिसके बारे में नॉलेज आई नो आप लोग कॉलेज टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे, बट एक उन्हीं प्रोजेक्ट को बताना जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो, क्योंकि प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन के। उसके बाद से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं या फिर मैकेनिकल के होते हैं या सिविल के होते हैं, लेकिन वो कोडिंग पढ़े होते हैं, तो वो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में जाते हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन अराइज़ हो जाएगा कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हो या फिर आप मैकेनिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आपने सॉफ्टवेयर की फील्ड क्यों चूज़ की है? इसका भी आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। ये नहीं कि मुझे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पसंद था, अच्छा लगता है इसलिए, नहीं। आपको ऐसा कुछ आंसर नहीं देना है कि आपको पसंद है तो इसलिए कर रहे हो, नहीं। आपको वहाँ टेक्निकल वे में आंसर देना है कि आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में क्यों जाना है। ऐसा रीज़न देना है जो कि सामने वाले को भी सही लगे। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताना। इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग क्या दोगे। मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। टेक्निकल रीज़न प्रोवाइड करूँगी, बट आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न लगता है, टेक्निकल रीज़न, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट के बारे में जो भी वहाँ बताओगे कि मैंने ये चीज़ प्रोजेक्ट बनाया था, तो वहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन से आ जाते हैं कि आप इनके वर्किंग बताओ, ये कैसे वर्क करता है। सर्किट डायग्राम याद है? अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो सर्किट डायग्राम पूछ सकता है। नहीं सर्किट डायग्राम तो आपसे ये बोलेगा कि हाँ, मोस्टली होते हैं कि सर्किट डायग्राम नहीं याद होते। तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप इसके वर्किंग डायग्राम बता सकते हो? क्या कि ये वर्क कैसे करेगा? और इसके एप्लीकेशन क्या है? आपने इस प्रोजेक्ट को ही क्यों चूज़ किया? कोई और प्रोजेक्ट क्यों नहीं चूज़ किया? इस टाइप से क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट से आ सकते हैं। ठीक है? तो ये आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कर लें। उसके बाद से आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की, यूनिक प्राइमरी की और प्राइमरी की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो प्राइमरी की क्या होता है? उसके बाद से जब आप प्राइमरी की बता दोगे तो उसके बाद से पूछा जाएगा कि यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों का आंसर मैं एक में ही देने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टेबल बना के देखा है। प्राइमरी की जो होता है कैन नॉट हैव नल, वो कभी नल नहीं होता है, लेकिन यूनिक की जो होते हैं वो नल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की ऑन अ टेबल।
एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, उससे ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। बट यूनिक की में क्या होता है कि आप एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की बना सकते हो। प्राइमरी की जो होता है वो क्रिएट करता है क्लस्टर इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट करता है। लेकिन यूनिक की में क्या होता है कि वहाँ पे नॉन क्लस्टर क्रिएट होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। ये 3 पॉइंट मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एक इंटरव्यूअर चाहता है कि सामने जो बच्चा बैठा है वो इसके बारे में इन तीनों में से अगर आप एक भी पॉइंट बता देते हो या 2 पॉइंट बता देते हो तो सफिशिएंट है आपके लिए। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना होता है। आपको क्योंकि इंटरव्यू आपके मुश्किल से 15 से 20 मिनट होते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आप उन सभी के आंसर ऐसे दो कि सामने वाला भी सैटिस्फाई हो जाए और आप भी सिलेक्ट भी हो जाओ, ठीक है? तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं, आप इन 3 पॉइंट्स को याद कर लेना। ये 3 पॉइंट्स अगर आप बताते हो तो ये आपका सही रहेगा, ठीक है? तो अगर प्राइमरी की पूछेगा सिर्फ तो आप सिर्फ इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे। अगर डिफरेंस पूछता है तो इन दोनों में कंपेयर कर दोगे, ठीक है? इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनकैप्सुलेशन। ये जो इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये अगर आप लैंग्वेज चूज़ करते हो, यहाँ पे पूछा भी जाता है कि आपकी फ़ेवरेट लैंग्वेज कौन-सी है? यानी कि सी है, जावा है, पाइथन है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग पूछा है। अगर आपने रिज़्यूम में मेंशन किया है जावा, तो क्वेश्चन आपके जावा से स्टार्ट होंगे। अगर आपने मेंशन किया है सी, तो सी से क्वेश्चन अराइज़ करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने जावा चूज़ किया है, तो वो ये पूछेगा कि सी और जावा में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप बताओगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि ये डाटा और कोडिंग को एक यूनिट में रैप करता है, उसी को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अगर आप डेफिनेशन बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डाटा एंड कोड एक्टिंग ऑन द डाटा टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। ये आप इसके आंसर बोलोगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इसका अगर एग्जाम्पल पूछता है तो आप उसके एग्जाम्पल दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपसे सिर्फ डेफिनेशन ही पूछा जाएगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं। इसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है? और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, यानी कि मैनी फॉर्म। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन बोलोगे पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे। यानी एक सिंगल एक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? इसके टाइप्स अगर पूछा जाए तो यहाँ पर टाइप्स आपके जो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये मैंने रिटन में नहीं लिखा है बट मैं ओरली बता रही हूँ। आप लोग इसे नोट कर लेना किसी कॉपी में, जैसे-जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे-वैसे आप नोट करते जाना, ठीक है? जो आपके जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है कंपाइल, दूसरा आता है रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जो हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसको हम मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है? वो मेथड ओवरलोडिंग को अचीव करने के लिए ही हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म हम कब यूज़ करते हैं जब हमें मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है? ओवरराइडिंग को अगर हमें अचीव करना हो तो उस केस में हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं। जो हमारा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये हैंडल करता है कंपाइलर। लेकिन जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है यानी कि जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये हमारा जेवीएम हैंडल करता है। ठीक है, तो ये आप इन दोनों की डिफरेंस बता सकते हो। तो ये आपके पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएँगे। इसमें 2 चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि इसमें हमारे जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उनको हाइड करने होते हैं और जो सामने वाले यूज़र्स के लिए यूज़फुल होते हैं, सिर्फ़ जो उनके काम के होते हैं, उनको हम शो करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन इज़ हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाइलाइटिंग द सेटअप सर्विस दैट वी गेट ऑफरिंग, ठीक है? तो ये आप एब्स्ट्रैक्शन में बता सकते हो। इनकैप्सुलेशन मैंने बता दिया। इसके बाद से आपको बता दूँ मैं यहाँ पे एक चीज़ और है, इनहेरिटेंस, ठीक है? इनहेरिटेंस के बाद से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है इनहेरिट करना, यानी कि पेरेंट्स क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो चाइल्ड क्लास अपने अंदर इनहेरिट करता है। तो इसका इस पे मैंने और भी बहुत डिटेल में मैंने जो बनाया था माइंट्री के इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट राउंड, वहाँ पर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया बट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है कि इट इज़ इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स क्लास इनटू अ चाइल्ड क्लास, यानी कि पेरेंट्स क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस जो होता है हमेशा इज ए रिलेशनशिप बनाता है और इनहेरिट करने के लिए हम
एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इनहेरिटेंस में बता दोगे आंसर, ठीक है। तो ये मैंने 4 चीज़ें बता दी, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन 4 से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। अगर उप्स के अंदर उप्स से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और उप्स के अंदर ये 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चंस एराइज होते हैं 101%। तो इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होता है, यानी कि इजे रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप और पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 2 चीज़ आ जाता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जितने भी मेथड है, ये आपके यूज होते हैं कोड को रीयूजिबिलिटी के लिए यूज होता है। कोड रीयूजिबिलिटी के लिए आपका इनहेरिटेंस, हैज ए रिलेशनशिप और पॉलीमॉर्फिज्म का यूज होता है। बट अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो सिक्योरिटी पर्पज से आपका यूज होता है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन। ये जो मेथड है, इनका यूज होता है आपका सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो उप्स में ये 2 चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से याद रखना, कि अगर पूछा जाए कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आप बताओगे एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन का हम यूज़ करेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि कोड रीयूजेबिलिटी के लिए क्या यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आप इनहेरिटेंस, हैज ए रिलेशनशिप, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेथड? ओके, तो मेथड को समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं कि अगर आप मेथड बताते हो कि मेथड क्या होता है, तो आपसे बोला जाएगा कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डिफरेंस रखी हूँ, क्योंकि डिफरेंस एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि आप दोनों के बारे में अच्छे से बता सकते हो। अगर आपसे सिर्फ कंस्ट्रक्टर पूछे तो भी आप आंसर दे पाओगे, अगर मेथड पूछे तो भी आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इंसिलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन जो मेथड होता है वो एक्सपोज करता है बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जितने भी बिहेवियर होते हैं उनको एक्सपोज करने के लिए हम मेथड का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप, उसके कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होते हैं कंस्ट्रक्टर के, लेकिन मेथड के रिटर्न टाइप होते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है इम्प्लिसिटली, लेकिन जो हमारा मेथड होता है वो एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाता है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ये जरूरी होता है उसमें कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो क्लास के नेम से सेम होता हो, ये वहाँ पर कंपल्सरी होता है, अलग नहीं रख सकते। जो क्लास का नेम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। देखिए मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, आप सेम रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ओनली वंस एट अ टाइम ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। आप कंस्ट्रक्टर को सिर्फ एक ही टाइम कॉल कर सकते हो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, बट यहाँ पे जो मेथड क्या होता है आप उनको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कंस्ट्रक्टर का कैसे आंसर दोगे, अगर मेथड पूछा जाए तो मेथड को कैसे दोगे। अगर सिर्फ पूछा जाए कि मेथड क्या होता है, व्हाट इज मेथड, तो आप बोल सकते हो कि एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि एक मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, या फिर ये एक्सप्लिसिटली कॉल होते हैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे आप इनको एज ए डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर और मेथड। इसके बाद से है आपका क्वेश्चन, रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू इन एरे प्रोग्राम, और नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ टू स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये 9th और 10th की जो आंसर है ये मैं आपको लास्ट में दूंगी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन, ये प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्राम मैं आपको करके प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ, तो इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। इसके बाद से आता है आपका OSI मॉडल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि OSI मॉडल क्या होती हैं, ठीक है। OSI मॉडल क्या है, TCP IP मॉडल क्या है, और आपका कौन सा है। इसके बाद से तो आपका सी और जावा में डिफरेंस पूछा गया है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये रिक्वायर्ड क्यों है, तो ये क्वेश्चंस आपसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं OSI मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो OSI मॉडल होता है उसको एज अ रेफरेंस मॉडल यूज किया गया था। वो जो OSI मॉडल बना था वो एज ए रेफरेंस मॉडल था। इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं। ये आपका 1976 में इसका बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जो OSI मॉडल है इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था ISO में, ISO बाई इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। यहाँ पे जो है टोटल 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में, जो कि आपके ओवरऑल इंटरनेट पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन 7 लेयर के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नेटवर्किंग समझना है, नेटवर्किंग को अच्छी तरह से जानना है, तो उसके लिए आपको OSI मॉडल और TCP IP मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये होता है कि 7 लेयर तो होते हैं। 7 लेयर कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड होता है सेशन लेयर, फोर्थ होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होता है नेटवर्क, सिक्स्थ होता है आपका डाटा लिंक, एंड सेवंथ होता है आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। ये मैं ओरली बता रही हूँ, आप लोग अपना नोट कर लेना
क्योंकि अगर मैं नोट करती तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी बस क्वेश्चन नोट करके आपको ओरली सारे आंसर बता रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल 7 लेयर होते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको करके ही दिखाती हूँ, नहीं तो पता चला कमेंट आएगा कि मैम आपने टाइप करके क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन लेयर को मैं एल से डिनोट करूँगी। ठीक है, पहला है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा आपका होता है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरा है आपका सेशन लेयर, चौथा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका नेटवर्क लेयर, उसके बाद से आपका आता है डाटा लिंक लेयर, उसके बाद से आता है आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये टोटल आपके 7 लेयर होते हैं, जिसमें से जो ऊपर के 3 लेयर होते हैं इनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर लेयर होता है। ये जो नीचे के 3 होते हैं इनको कहा जाता है हार्डवेयर लेयर। ठीक है, ये आपका हो गया हार्डवेयर लेयर। इसके बाद से जो आपका ये बीच में होता है इसको कहा जाता है हार्ट। ये आपका ये हार्ट होता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, HART। ठीक है, तो ये आपका हार्ट होता है। अब यहाँ पर ये टोटल 7 लेयर तो होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि आपका जो होता है फर्स्ट लेयर आपका कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहा जाए कि ये 7 लेयर तो आपने बता दिया, बट यहाँ पर फर्स्ट लेयर कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू सेंडर, अगर सेंडर की तरफ से अगर हम देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। लेकिन एज ए रिसीवर, अगर रिसीवर की साइड से अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट लेयर जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, इस 2 बात को ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेयर होगा अकॉर्डिंग टू सेंडर तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, बट अगर हम देखा जाए अगर रिसीवर के साइड से तो हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है वो फिजिकल लेयर होता है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फिजिकल लेयर की डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, इतना डीपली नहीं पूछेगा बट बता देती हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है वो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया या फिर टेलनेट हो गया। इसके बाद से आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, हमारा यूज़ होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। सेशन लेयर जो होता है वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड टू एंड सेशन का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद से हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेगमेंट का काम करता है, यानी कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, वो आपका करता है सेगमेंट। ठीक है, इसमें 2 चीज़ काम करती है, TCP और UDP, ये दोनों वर्क इसके अंदर करते हैं। और ये जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है ये एक तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लेयर के बीच में ये कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो आपका UDP होता है वो रियल टाइम पे वर्क करता है, जैसे कि आपका वीडियो कॉल हो गया, ये आप या यूट्यूब हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी ये रियल टाइम वर्क होती हैं। इसके बाद से जो आपका होता है नेटवर्क लेयर जो होता है वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, ये आपका नेटवर्क करता है, और साथ में ये IP एड्रेस पे वर्क करता है, उसकी एड्रेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद होता है आपका डेटा लिंक लेयर, ये आपका एरर डिटेक्शन और एरर कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो आपका फिजिकल लेयर होता है जो सबसे लास्ट होता है वो डेटा को सेंड करने का काम करता है, वो चाहे वो वायर के थ्रू करे या वायरलेस के थ्रू करे, बट वो रिसीवर तक डेटा को सेंड करने का काम करता है। तो ये आपके हो जाएंगे OSI मॉडल। यहीं पे अगर हमारे TCP/IP के मॉडल में, तो ये यहाँ पे आप बताओगे TCP/IP मॉडल जो होते हैं ये आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, यहाँ पे प्रैक्टिकल ही इसको वर्क किया गया था, इसके लिए कोई भी थ्योरी नहीं लिखा गया था, ना ही इसका रेफरेंस मॉडल बना था, इसका डायरेक्ट आपका प्रैक्टिकल हुआ था। ये जब TCP/IP बना तो डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ था। अगर हम यहाँ पे कहें तो इसमें कितने लेयर होते हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे किसी किसी बुक में आपको 4 लेयर दिखाएंगे, किसी किसी बुक में आपको 5 लेयर दिखाते हैं। 4 लेयर में आपके आ जाते हैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। 4 लेयर की बात करें तो अगर आप 5 लेयर की बात करें तो 5 लेयर में आपका एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डाटा लिंक लेयर, सॉरी इंटरनेट नहीं होगा, आपका जो 5 लेयर आते हैं उसमें आपका एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका TCP/IP मॉडल हो गया, ये आपका हो गया। इसके बाद से आपसे डिफरेंस पूछेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि आपका ये सी और जावा में डिफरेंस क्या होता है। तो सी और जावा को डिफरेंस बताने से पहले एक क्वेश्चन और है जो कि मैंने यहाँ नहीं नोट किया है, वो है आपका नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके नेटवर्क क्या होते हैं, तो नेटवर्क के लिए आप बताओगे कि नेटवर्क इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक तरह का सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है फॉर द पर्पस ऑफ
शेयरिंग द रिसोर्सेज, जो भी आपकी रिसोर्सेज है उनको शेयर करने के लिए ही इनका यूज होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि नेटवर्क क्या होता है, तो आप यहाँ पे सिंपल बोलोगे कि नेटवर्क इज द सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज। इसके लिए आपका नेटवर्क का यूज होता है। इसके बाद से आपसे बोला जाए कि नेटवर्क की डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पर जो नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं वो आपका हब हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी नेटवर्क की डिवाइसेस होती हैं। टाइप पूछा जाए तो यहाँ पे आपके नेटवर्क के 4 टाइप्स होते हैं। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड फिर जो आपका फोर्थ है वो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपके इसके नेटवर्किंग के काम हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सी और जावा में क्या डिफरेंस है। अगर आप जावा चूज करते हो कि मुझे जावा आता है, तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करेगा कि सी और जावा में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका सी होता है वो मिडल लेवल लैंग्वेज होता है, और जो जावा होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट, जो आपका सी होता है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लेकिन जो जावा होता है वो ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। यहाँ पे जो हमारा सी होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो जावा होता है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे जो सी में जो होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन जो जावा है उसमें आपके 50 कीवर्ड्स होते हैं। सी जो होता है वो पॉइंटर को सपोर्ट करता है, लेकिन जो जावा है वो पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। जो हमारा सी है उसमें एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग आर नॉट प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज, बट इन जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग इज प्रेजेंट। तो जावा में जो होता है वो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा कि डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर डाटा स्ट्रक्चर पूछा जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यानी कि एक सीक्वेंस में जो डाटा स्टोर करते हैं उसके लिए हम डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक तरह का हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपनी डाटा को एक सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस फॉर्म में अब ये क्यों रिक्वायर्ड है, तो आप खुद सोचो कि जब हमारी कोई भी डेटा जो होगी वो अगर सीक्वेंस फॉर्म में रहेगी तो उसे एक्सेस करना और भी ज़्यादा ईजी होगा। इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं कि ताकि हमें जो भी डेटा हो वो हमारी एक सीक्वेंस फॉर्म में हो, ताकि हम उसे जब चाहें ईजी वे में एक्सेस कर सकें। ठीक है, इसके बाद से इसके टाइप्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका प्रिमिटिव, सेकेंड होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो अगर आपसे डाटा स्ट्रक्चर के पूछा जाए कि डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि डाटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर में आपके आ जाएंगे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, और नॉन प्रिमिटिव को अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, जो कि आपका होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर के अंदर में आपके आ जाते हैं एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, ये आपके एरे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो आपका नॉन लीनियर होता है, जैसे आपका ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, तो ये आपके नॉन लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो। ओके, तो गाइस मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बचे आपके 2 क्वेश्चन जो कि कोडिंग के हैं। पहला है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू जो है एरे के अंदर उन्हें रिमूव करना है। दूसरा है आपको विदाउट प्लस ऑपरेटर किए आप टू स्ट्रिंग को कैसे ऐड करोगे इसके प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, ओपन करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला मैं आपको दिखा देती हूँ उसके प्रोग्राम, यहाँ मैंने कमेंट करके रखे हुए हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि टू स्ट्रिंग को आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये वाला हम कमेंट कर दे रहे हैं जो कि मैंने प्रोग्राम इसका किया हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कमेंट हो गया। पहला हम देख लेते हैं ये वाला प्रोग्राम। अगर आपको टू स्ट्रिंग को अगर करना है ऐड, यानी कि कंकेट करना है विदाउट यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यूजर से ले रहे हैं, टू स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके बाद वो दोनों स्ट्रिंग हम यूजर से लेंगे। यूजर से लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। जो हम ले रहे हैं डेटा वो हमारा क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन का यूज किए हैं। उसके बाद से अगर आप प्लस ऑपरेटर लगा के करते हो तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल आपको ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल str1 और ये प्लस ऑपरेटर str2। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा कि दो जो भी है आपके उनको कंकेट कर देगा। पहला तरीका ये।
दूसरा तरीका है कि आप बफर बिल्डर का भी यूज़ करके कर सकते हो। अगर बफर बिल्डर का यूज़ करते हो तो पहले आपको बफर बिल्डर के लिए ये करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर एसबी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिखोगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपेंड एसबी डॉट अपेंड जो आपका स्ट्रिंग 1 है, डॉट एक बीच में स्पेस लगा के और ये आपका 2। और इसके बाद क्या करना है, दोनों को स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो एक तरीका आपको ये स्ट्रिंग बिल्डर की तरफ से हो जाएगा। स्ट्रिंग बफर का भी यूज करके आप कर सकते हो, तो इस तरह से करोगे आप। ठीक है, इसकी भी ये रही कोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना होता है, वहाँ पर कोई भी आपका कंसोल नहीं ओपन होता है कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना था, वो सिंपल आपसे पूछेगा तो आप वहाँ कहोगे कि दो तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके हम दो स्ट्रिंग को कंकेट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग बफर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना होगा, बट यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि ये चीज़ हमारा रन हो रहा है कि नहीं। cd और cd जावा, इसके बाद से इस फाइल का नेम, तो जावा सी बाइनरी डॉट जावा। ओके, तो ये प्रोग्राम आपका भी रन हो जाएगा। इसके बाद से आपको फाइल का नेम देना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं फाइल का नेम क्या है। यहाँ पर ये रहा फाइल का नेम, तो उसके लिए हम लिखेंगे जावा स्ट्रिंग कनकेट। ठीक है, रन। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, तो यहाँ पर हम दे दे रहे हैं माधुरी। नेक्स्ट सेकेंड MATHMOURYM मौर्य। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मेथड है। पहला मेथड से है, पहला मेथड से प्लस ऑपरेटर लगा के करोगे तो आपका ये वाला हो जाएगा। सेकेंड ये आपका स्ट्रिंग बफर से बिल्डर से है, और ये आपका स्ट्रिंग बफर से है। तीनों का तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलोगे कि दो तरीके से सर कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की हेल्प से हम दो स्ट्रिंग को हम कन्केट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना था कि हमें रिमूव करना था क्या, आपको एक एरे है जहाँ पे आप देख सकते हो, इस एरे में से आपको क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट जो नंबर होंगे उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए डुप्लीकेट जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आपका एरे सॉर्टेड हो, अगर अनसॉर्टेड है तो उसको आप पहले सॉर्ट करो और फिर उसके अंदर से एरर जो आपका डुप्लीकेशन है उसको रिमूव करो। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ बताओगे सर 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर एरे आपका सॉर्टेड है तो सिंपल आप वहाँ पर ये लॉजिक लगा के फॉर लूप का आप वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका सॉर्टेड नहीं है तो आप पहले एरे को सॉर्ट करोगे। एरे को सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, बबल सॉर्ट भी है, और आपके बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बहुत सिलेक्शन सॉर्ट है, बहुत सारी सॉर्टिंग मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप एरे को सॉर्ट करोगे। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे आप, और उसके बाद सॉर्ट करने के बाद से आप उसमें कंपैरिजन करते हुए करोगे। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं भी लास्ट में बताऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एरे सॉर्टेड है। ठीक है, हमने यहाँ पे किया एक एरे ले लिया जो कि सॉर्टेड है, उसके बाद से एक इंटीजर हमने ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर दी है। उसके बाद से हमने फॉर लूप लगाया है, आई की वैल्यू पहले 0 इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ कंडीशन लग दिया कि अगर आई की वैल्यू लेस देन ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ का मतलब होता है कि इस एरे का जो लेंथ है, यहाँ पे आप देखो तो 0 इंडेक्स पे 1 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इसका लेंथ है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी लेंथ कितनी, 7। 7 माइनस 1 क्यों लिखा है मैंने, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो टोटल 7 है, लेकिन लास्ट टर्म पे जब वो आएगा तो लास्ट टर्म पे क्या होगा, आपका 7 होगा। लास्ट टर्म पे आपका यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू 7 होगी, लेकिन आप देखो तो इसकी लेंथ 8 है। तो क्या 7 जो है 8 से छोटी है, हाँ छोटी, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन क्या होगी, आई की वैल्यू तो यहाँ पे 7 है, 7 पे आपका 4 है, हो जाएगा, लेकिन आई प्लस 1 इसके बाद से तो कोई नंबर नहीं ना है, तो यहाँ पे आपका एरर ये थ्रो कर देगा। तो उस एरर से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया कि वो इसके बाहर नहीं, यही इसका लास्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर ये लूप चलेगा आपका, यहाँ पर आई 0, जब आई की वैल्यू आपकी 0 होगी तो यहाँ पर कंपेयर किससे करेगा, आई प्लस 1, यानी कि जो 1 पे होगा, यानी कि 1 पे 2 है, ये है। क्या ये दोनों एक बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ अंदर आएंगे तो यहाँ पर जे आपका 0 है
0 पे आपका इसकी जो वैल्यू है A0 पे वो आपका इनिशियलाइज़ हो जाएगा, यानी कि A0 पे आपकी 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और उसके बाद से J की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। लास्ट कंडीशन में आएँगे जब आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब आपकी I की वैल्यू 7 होगी और इधर आपका 8 - 1 7 तो यहाँ पे एक कंडीशन आपके फॉल्स हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा इस लूप की। यहाँ पे अभी जो आपकी J की वैल्यू है वो आपकी 7 है, 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू जो 4 है, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे 8 - 1 यानी कि 7 और 7 पे आपकी वैल्यू कितनी 4 तो डायरेक्ट ये जो 7 की जो प्लेस होगी वहाँ पे आपका ये वाली जो 4 वैल्यू है वो आपकी स्टोर हो जाएगी और उसके बाद से यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल यही करना है। इसको हम रन करके देख लेते हैं, तो इसको सेव कर लेते हैं, ऐसे रन करके देखते हैं। तो बाइनरी ओके, तो ये रन हो गया। इसके बाद जावा मेन, तो आप यहाँ पे देखो जो डुप्लीकेट है आपका रिमूव हो गया है। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है, बट मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ ताकि आपको हो जाए, प्रैक्टिकली भी देख लो आप कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल आंसर दोगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एरे सॉर्टेड है तो आप डायरेक्ट उसको लगा लो और उसको कर लो, अदरवाइज वो सॉर्टेड नहीं है तो आप उसको पहले सॉर्ट करके फिर उस पर फॉर लूप लगा के आप कर सकते हो। दूसरा तरीका अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। इसके बाद से हम हैश वाला देखते हैं, जो कि आपका अगर आपका एरे सॉर्टेड हो या ना हो, आपका दोनों में काम करेगा। अगर आपका सॉर्टेड है तो भी वो चल जाएगा, अनसॉर्टेड है तो भी आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो उसके लिए ये रहा आपका प्रोग्राम। यहाँ पे हम यूज करते हैं हैश सेट का। हैश सेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं करता है, ये इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे हैश सेट का यूज किया है। हैश सेट की हेल्प से हम इजिली जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड भी बहुत छोटा सा लिखना पड़ेगा और आपका रिमूव भी हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि हम हैश सेट की हेल्प से भी डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। हैश सेट की हेल्प से कैसे करोगे, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हैश सेट जो था वो हमें डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वो उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से हम हैश सेट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब इसको आप रन करके देख लो कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं। इसका भी वही नाम है फाइल का, जावा मैन की क्लास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखो 1 डुप्लीकेट है, 2 नहीं है, यहाँ पे 4 डुप्लीकेट है, 5 भी डुप्लीकेट है, 0 भी डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर 1 0 4 5 को वो रिमूव कर दिया है जो भी यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू थे और इनको ये आंसर दे दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।